अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के साथ हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फुल कोर्ट की दूसरी समाअत हुई। आज इस समाअत के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये मजमूई तौर पर तो 7 घंटे 10 मिनट की ये समाअत बनती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर दो ब्रेक्स भी ली गई आधे आधे घंटे की, तो हम इसकी समाअत को मैं 6 घंटे को कंक्लूड करूँगा कि ये 6 घंटे की समाअत थी। इस 6 घंटे की समाअत के अंदर किस जज ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस दी। पीटीआई और चीफ जस्टिस पीटीआई के वकील जो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ, उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा और कोशिश करूँगा कि 10-12 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 6 घंटे की समाअत का अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि सुबह 9:30 बजे के करीब जब आज इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि कोशिश है कि मुकदमे को आज ख़त्म कर दें। एक ही मुकदमे को लेकर ये कोर्ट नहीं बैठी रह सकती। उन्होंने बताया कि वकील ख्वाजा तारिक रहीम, इम्तियाज़ सिद्दीकी और अटॉर्नी जनरल इसकी पहली जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी 28 सितंबर को, उसमें अपने दलाइल दे चुके हैं, जबकि जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि मुझे अदालती सवालात के जवाबात देने हैं, उसके लिए अदालत ज़रूर मुझे मोहलत दे दे। जिसके बाद बाकायदा न्याजुल्ला न्याजी के वकील इकराम चौधरी ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मखसूस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मखसूस अफराद के लिए बनाया गया है। आइन के सेक्शन 3 और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बरखिलाफ़ है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और पार्लियामान ने इख्तियारात की तकसीम के असूलों की खिलाफ वर्जी की है। यानी कि जो अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया, इन तीन के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम की गई है, ज़ाहिर बात है तीनों पावरफुल जो हैं वो फोरम्स हैं, तो उनके इख्तियारात की जो तकसीम है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये केस मेरा ज़ाती नहीं है, बल्कि मैं पूरी कौम का केस लड़ रहा हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि आप सियासी तकरीरें अदालत के में ना करें, और हस्बा बिल के हवाले से जो मिसाल दी जाती है कि हस्बा बिल को भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हस्बा बिल कानून नहीं बना था, बल्कि हस्बा बिल जो था वो अभी पेंडिंग था। और इसके उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, जबकि उसके दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुकम्मल कानून बन चुका है, पार्लियामान से मंजूर हुआ है, सदर मुमलिकत ने भी इस पर असेंट दे दी। इसकी जो है सदर मुमलिकत की जानिब से भी इस बिल के ऊपर जब मंजूरी ना दी गई तो कानून के मुताबिक अपना टाइम पीरियड पूरा मुकम्मल होने के ऊपर ये कानून बन गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद ये भी कहा कि अदलिया की आज़ादी का हर तरफ से कहा जाता है। बता दें कि अदलिया की आज़ादी कोई नायाब चीज़ है या सुप्रीम कोर्ट की अदलिया की आज़ादी लोगों के लिए है। इस बात को, इस ऑब्जर्वेशन इंतहाई अहम है, जिस का कहने का मकसद ये था कि आया अदलिया की आज़ादी क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक महदूद है, या अदलिया की आज़ादी का मकसद ये है कि जजेस आज़ादाना फ़ैसले दे सकें और लोगों को इंसाफ फराहम हो। फिर उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामान ये कानून बना दे कि बेवाओं के मुकदमात को तरजीह दी जाए, तो क्या ये भी अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत होगी। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस कानून से फराहमी इंसाफ का रास्ता हमवार हुआ है या दुश्वार, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन के बाद मैं तो यही कहूँगा कि उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा केस के अंदर सवाल ये नहीं है कि अच्छी तरमीम है या बुरी तरमीम, सवाल ये है कि पार्लियामान ये कानून बना सकती थी या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बताएं पार्लियामान का इख्तियार कहाँ ख़त्म होता है, यानी कि पार्लियामान की कौन सी कानून साजी कर सकती है और कौन सी कानून साजी नहीं कर सकती, और ये हमें आप आइन से बता दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पूरा दिन सुनना चाहते हैं, लेकिन कोशिश है कि 45 मिनट के अंदर इकराम चौधरी साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर लें ताकि ये केस कंक्लूड हो सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामान का इख्तियार है या नहीं इस कानून बनाने का, इस हवाले से आप हमें बता दें कि कौन सी आइनी शिक है जो इस कानून से मुतसादिम है। जस्टिस अदर मनिल्ला, हमेशा उनकी ऑब्जर्वेशंस इंतहाई अहम होती हैं। उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामान आवाम के फ़ायदे का कानून बनाने का इख्तियार रखती है या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 184(3) में अंदर अपील का जो हक़ दिया गया है उसके ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं, तो ये जो अपील का हक़ दिया गया है वो भी आवाम के फ़ायदे और फराहमी इंसाफ के लिए भी दिया गया है। 184(3) के हवाले से
जस्टिस अतर बिनिल्ला ने एक और अहम ऑब्जर्वेशन दी थी जिसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। जिसके बाद वकील इकराम चौधरी के दलाइल मुकम्मल हो गए तो मुदस्सर हसन के वकील इरफान हसन, मुदस्सर हसन के बारे में कहा जाता है कि ये इनके भाई हैं वकील इरफान हसन के, और ये लाहौर हाई कोर्ट के साबिका जज हैं। और इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि जिसके बाद कि ये रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के। और इनके वकील इरफान हसन ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात एक कमेटी को दिए जाने से किसी बजाय बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे जज, तमाम जजेस जो हैं वो बैठ जाते और रूल्स बनाते। और इसके बाद जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास रहने चाहिए? और आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकता है, पूरी सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। जस्टिस इजाजुल अहसन ने ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि मुकदमात को मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील देना इंतज़ामी इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और अपील का हक़ देना, अपील का हक़ जो है वो बुनियादी हक़ है, लेकिन आइनी तरमीम के ज़रिए ये बुनियादी हक़ मिलना चाहिए। यानी ये जो जस्टिस अतर बिनिल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी थी उसका जवाब जस्टिस इजाजुल अहसन ने दिया। और जस्टिस इजाजुल अहसन ने मज़ीद कहा कि आइनी तरमीम के ज़रिए ये हक़ मिलना चाहिए। इस वक्त ये कानून साजी की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ये जब पार्लियामेंट जो थी ये तो जा रही थी, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट या PDM गवर्नमेंट जो थी ये तो जा रही थी, तो उस वक्त कानून साजी क्यों की गई? अब इसका जवाब आ रहा है जनाब जस्टिस अतर बिनिल्ला साहब की जानिब से। जिस पर जस्टिस अतर बिनिल्ला ने कहा कि 2010 के बाद जनाब जिस तरह, जनाब उन्होंने कहा, जनाब मैंने इंक्लूड किया, 2010 के बाद जिस तरह 184(3) के आर्टिकल का बेजा इस्तेमाल किया गया, उस वजह से ये इस कानून की, इस एक्ट की, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। और फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील आए, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए। तकरीबन सबसे ज़्यादा 2.5 घंटे के से ज़्यादा पर वक्त पर मुश्तमिल जो थे इनके आर्गूमेंट्स थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा टाइम भी उनको दिया और सबसे ज़्यादा तहम्मुल से सुना भी उनको। और इस पर उज़ैर भंडारी के वकील ने ये कहा कि उज़ैर भंडारी जो कि PTI के वकील थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट का बनाया कानून जो है वो हावी नहीं होगा, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो हावी होंगे। जिस पर जस्टिस ने हैरानगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट का जो कानून बना दे वो हावी नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अपनी एक मीटिंग के अंदर कह दें, लिख दें, फाइनल कर दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस पर उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के तहत बनाए गए हैं, इसलिए ये रूल्स हावी होंगे पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के ऊपर। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस पर यह भी कहा कि 184(3) के इस्तेमाल करके मुल्क वज़राए आज़म को नाअहल भी करार दिया गया। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि जिस पर जस्टिस इजाजुल अहसन भी जवाब देने लगे थे। और जस्टिस इजाजुल अहसन, क्योंकि जजेस सारी बातें, एक तरफ से एक सवाल आता है, फिर दूसरी तरफ से दूसरे जज की जानिब से उसका जवाब आता है, तो ये सिलसिला जब शुरू हो रहा था तो चीफ जस्टिस ने जब वज़राए आज़म की बात की, आर्टिकल 184(3) की बात की, तो जस्टिस इजाजुल अहसन भी कुछ कहने लगे थे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि हम जजेस जो हैं वो आपस में बैठकर बात करने के लिए यहाँ पर कोर्ट रूम में नहीं बैठे, वकला को सुनने के लिए बैठे हैं। वो आपस में या हमारी जो जजेस की ओपिनियन होगी वो हम अपने फैसलों के अंदर भी शामिल कर देंगे, लेकिन अभी वकला को सुनना बेहतर होगा, क्योंकि वकला अगर चले जाएंगे तो हम उनसे फ़ोन कर ये नहीं पूछ सकते कि आप क्या आर्गूमेंट्स दे रहे थे या इस सवाल का क्या जवाब है। इसलिए बेहतर है कि जजेस को बात करने, आपस में बात करने, अपनी राय देने की बजाय उन्हें वकला को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 6 जिसके तहत साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, उसमें भी अपील का हक़ नहीं है। जिस पर PTI के वकील ने कहा कि इस मामले में मैं अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करूँगा। वकील उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये भी पूछा कि अगर ये इतना अहम कानून था, इतना अहम मसला था, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में क्यों ना बैठी और पार्लियामान में होने वाली कार्रवाई का हिस्सा क्यों ना बनी। जिस पर उज़ैर भंडारी ने कहा कि सियासी फैसलों, सियासी जमात के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फैसला है
کہ وہ پارلیمان میں بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی، اس کا جواب میں یہاں پر نہیں دوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جب آپ سیاسی جماعت کے وکیل بنے ہیں تو پھر آپ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ پھر انہوں نے مزید ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، اگر میں اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ کا عزیر بنڈاری صاحب لائسنس منسوخ کر دوں تو آپ کیا کر دیں گے؟ عزیر بنڈاری صاحب نے بجائے اس کے کہ قانون کے اوپر اس کا جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، جو کہ میرے خیال سے قانوناً جواب تو نہیں تھا، حالانکہ قانونی طور پہ اوپر اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد امریکہ کی مختلف مثالیں دیں اور دینے کی کوشش جب دے رہے تھے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ امریکہ کی مثالیں نہ دیں، آپ پاکستان کے آئین کے بارے میں ہمیں بتائیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق بتائیں۔ اچھا، ایک جج جو اس فل کورٹ کے اوپر مسلسل سوالات اٹھا رہی ہیں وہ ہیں جسٹس عائشہ ملک۔ پہلے بھی انہوں نے یہ سوالات اٹھایا، پہلی ہیئرنگ کے اندر بھی، اور آج پھر انہوں نے یہی سوال اٹھایا، یعنی کہ وہ فل کورٹ کی تشکیل کی حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ اگر کوئی مقدمہ فل کورٹ سن لے، یعنی تمام ججز سن لیں، تو اس کے اندر اپیل میں کیا ہوگا، اس کے اندر اپیل کا حق کیا ہوگا؟ کیونکہ ناظرین، عام طور پر اوپر اگر کوئی مقدمہ ایک بینچ سن لے، سپریم کورٹ کے 3 جج سن لیں، تو جب اپیل ہوتی ہے تو پھر اس بینچ کے سامنے نہیں لگتی، دوسرے ججز کے سامنے لگتی ہے۔ ان کے سوال ان کا بھی قانونی ہے، لیگل ہے، لیکن وہ بظاہر وہ فل کورٹ کے اوپر میرے خیال سے اعتراض اٹھا رہی ہیں، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کے اندر بھی وہ باقاعدہ فل کورٹ کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو وہی جانتی ہیں، لیکن میرے نزدیک 3 ججز، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، تو اس لیے شاید یہ اپنے چاہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور چیف جسٹس ہوں، ہمارے ہاتھ میں اختیارات ہوں، ہم اپنی مرضی کے ساتھ سپریم کورٹ کو چلائیں۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ، اور ان کے ساتھ جسٹس منظور علی شاہ بھی شامل ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں ابھی ہم واضح نہیں ہیں، اگرچہ چانسز ہیں کہ وہ کس طرف جائیں گے، لیکن میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور پاکستان کے جو اختیارات ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ چیف جسٹس آف پاکستان من پسند فیصلے نہ کر سکیں، من پسند بینچز نہ تشکیل دے سکیں، من پسند جو ہے مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہ کر سکے، ان کے حوالے سے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کو نہ چلا سکے۔ لیکن دوسری جانب بھی 3 بظاہر چیف جسٹس ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اپیل کا حق ملتا ہے 184(3) کے اندر، تو ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے تمام ججز مثال دے رہے تھے چاہیں کہ فل کورٹ بنا لی جائے، لیکن میں فل کورٹ نہیں بلاتا، تو پھر مجھے کون روک سکتا ہے؟ اس کے بعد چیف جسٹس نے مقدمے کی سماعت کو آئندہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس دن مقدمہ سماعت کے لیے مکمل ہو جائے۔ ظاہر 2 سے 3 مکلا جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو ممکنہ طور کے اوپر اگر سپریم کورٹ پیر کے روز بھی اس کو فل ٹائم کے ساتھ سنتی ہے اسی طرح، اور تو ممکنہ طور پہ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ پیر کے روز مکمل ہو سکتی ہے۔ اچھا دوستو، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کونسل وہ ادارہ ہے جہاں پر ججز کو جو مقرر ہو گئے ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے، انہیں ہٹانے کا جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے سپریم جوڈیشل کونسل، یا کسی بھی آئینی ادارے جو ہے ان کے سربراہان کو جو ہے وہ ہٹانے کا اختیار ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی شامل ہے۔ اچھا، اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اس سے پہلے تھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، شیخ صاحب جو تھے وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں آج، تو ان کی جگہ نعیم اختر افغان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے ہیں۔ اب 2 چیزیں ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے ریفرنس میں ہونا تھا، تو شاید یہ ایک وجہ سامنے آئی ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے ریفرنس کے لیے اجلاس اس لیے نہیں بلایا جا رہا تھا کہ اگر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اجلاس بلایا جاتا اور بیچ میں وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تو ممکنہ طور کے اوپر اجلاس کی ساری کارروائی دوبارہ سے ہونا ہوگی، کیونکہ کمیشن کی تشکیل چینج ہو جائے گی۔ اور دوسری جانب نعیم اختر افغان جو ہیں وہ بھی بڑے نڈر قسم کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جیسے جو ہیں جج ہی مانے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بلوچستان سے ہیں، وہ بھی بلوچستان سے ہیں،
تو یقینی طور کے اوپر میرے خیال سے اس کا فائدہ جو ہوگا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کو ہوگا کونسل کے اندر. تو یہ وہ اہم پیش رفت تھی سپریم کورٹ کے مقدمے کی کارروائی بھی میں نے آپ سے بیان کر دی, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.